So good morning plus 2 class. How are you all? I hope that you all are fit and fine and enjoying my videos. So today this is a revision video of international organization. As you know very well, in this chapter we will read about UNO and its organs and some of its agencies, why this international organization was established. This thing we will read in this chapter, as you know. And let's start the chapter. कहता है इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे. एज यू नो वेरी वेल के आफ्टर 1991 इट वाज अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड देयर वर मैनी प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो. सो कहता है इन्हीं चुनौतियों में से एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना. बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन द टू सुपर पावर्स वर देयर. दो सुपर पावर्स थी. अब उसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद सिर्फ दुनिया में एक ही सुपर पावर थी, वो अमेरिका थी. आगे देखते हैं कि हम राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने का वाला बदलाव, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण आप अपने आप में जानकारी का एक अहम विषय है. अतः इस अध्याय में ये सवाल किया गया है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विषयों में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर. नाउ इट स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाई वी नीड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों क्यों चाहिए या इनकी हमें ज़रूरत क्यों है. कहता है एक और इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां हैं, दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज़ यूएनओ. अमूमन यूँ कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर में बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं. यह संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति की प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है. यानी कि अगर हम आज कहें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने या यूएनओ ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और आज तक दुनिया से तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं होने दिया है. तो हम यहाँ देखते हैं. सो ऐसे संगठन दो लोग के विचार पढ़ते हैं. इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी ये है. यहाँ डैग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव, दूसरे सेक्रेटरी जनरल जो थे, सेक्रेटरी थे जो, वो कह रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है. यानी कि यूएनओ जो एस्टैब्लिश किया गया था उसे ह्यूमैनिटी जो मानवता है वो स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है. यहाँ ये विचार जो है वो डैग हैमरशोल्ड के द्वारा दिए गए थे जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव हैं. उसी तरह से बदकही की चौपाल, ठीक कहा आपने. संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में. जैसा कि चर्चिल कहते हैं, हथियार लड़ने से बढ़िया कि जबान की लड़ाई की जाए. क्या यह बेहतर नहीं कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हो और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं और मनस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने से. ये जो कोटेशन दी गई है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है अभी, ये शशि थरूर जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व रहे हैं. कहता है ये दो उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण जरूर है. अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं. युद्ध और शांति के मसलों में मदद करते हैं. यानी कि किसी भी तरह का युद्ध और शांति बनाए रखने में ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं. वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब के बेहतर जीवन स्थितियाँ कायम हों. देशों के बीच मन मुटाव और झगड़े होते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने वैर विरोध के कारण एक दूसरे से युद्ध करने की ठान ले. यानी कि वो मान रहे हैं कि हमें युद्ध का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए
किसी भी तरह के कितने भी भेद हों, विभेद हों, यानी कि हमारे जितने मर्जी डिस्प्यूट्स हो, लेकिन उसमें युद्ध नहीं करके बातचीत करके ही हम उसका मसला ढूंढें। वस्तुतः अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध किए भी तय हो जाते हैं, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता, यानी कि यहाँ कहने की बात है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये कोई एक इम्पोर्टेंट या एक पावरफुल स्टेट नहीं है जिसकी अपनी राज्यों पर धौंस चलती हो, यानी कि यूएनओ की अपने राज्यों पर धौंस नहीं चलती। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं, यानी कि ये आपस में स्टेट कंट्रीज़ मिलकर ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और यह उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो समस्याओं को शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर करना ही होता है। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर करें। इसकी एक मिसाल तो बीमारी हो सकती है। कुछ रोगों को तभी ख़त्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करें। यानी कि अगर हम ऐसी कोई प्रॉब्लम जो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और किसी देश में कोई बीमारी आ गई है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए इंजेक्शन या वैक्सीन लगाकर ही उन्हें किया जा सकता है। हम ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभावों का ही उदाहरण लें। वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने के साथ तापमान बढ़ रहा है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हो तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल हैं, डूब जाएंगे। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का समाधान ढूंढ सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की और ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो कहता है हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का समाधान ढूंढ सकता है। तब भी अंततः सबसे प्रभावकारी समाधान यह होगा कि इसे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। कहता है भाई आज दुनिया के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ हैं उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। दुर्भाग्य से सहयोग की ज़रूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। अब यहाँ ये कहना चाह रहा है अभी कि सहयोग की ज़रूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। कुछ कंट्रीज़ जो है वो सहयोग की बात को पहचानते हैं लेकिन सहयोग करने में आनाकानी करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं। देश सहयोग करने की ज़रूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती। सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन उठाएगा, कितना उठाएगा, सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा न्यायोचित ढंग से कैसे हो, यानी कि सहयोग से जो फ़ायदा हो तो वो कैसे बांटा जाए, सहयोग करने वाला सबसे पहला देश कौन सा देश आगे आएगा, आपसी बंटवारा कैसे होगा, मोल तोल के बाद जो तय हो उसमें से कोई मुकरे नहीं और आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई है उसे भी कोई दगा ना करे। इन बिंदुओं पर सभी देश सहमत नहीं हो पाते। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और उसे सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकते हैं। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो जाए कि आने वाली लागत में सबकी समुचित साझेदारी होगी। यानी कि यह सिंपली ये कहा जा रहा है कि सभी सदस्य देश मिलकर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें और सभी उस पे ऊपर लगने वाली लागत को मिल बांट कर अदा करें तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है और इसमें सभी देशों की एक कॉमन साझेदारी भी होगी, लाभ का बंटवारा भी उचित ढंग से होगा और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियमों और शर्तों का पालन जरूर करेगा। शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में बहुत से लोग और
सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी इच्छाओं पर लगाम लगाना असंभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है? क्या यह संगठन अमेरिका की सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों का उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे। तो कह रहा है भी क्या यूएनओ इतना पावरफुल हो सकता है कि अमेरिका की हेगमनी के ऊपर कंट्रोल कर सकता है? ठीक है, चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस, प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए इसे, लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध न रोक सका, जो कि 1939 से 1945 में हुआ। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए, घायल हुए। ये अभी देखते हैं। लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब लीग ऑफ नेशन जो था वो ख़त्म हो चुका था और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी दूसरे विश्व की समाप्ति के तुरंत बाद 1945 में इसे स्थापित किया गया था। इसे भी अंडरलाइन कीजिए, अक्सर पूछा जाता है कि 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ को जो था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया था और 51 कंट्रीज़ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर, इसके चार्टर पर जो थे 51 कंट्रीज़ ने इसके ऊपर दस्तखत करने के साथ ही इस संगठन की स्थापना हो गई थी। दो विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक सका। अब ये काम जो था, ताकि भविष्य में थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने में काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं, और अगर युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। यानी कि अब देखिए कि पहला काम कि युद्धों को रोकना, झगड़ों को रोकना, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। यानी कि जो भी रीज़न है उनके बीच में, एनिमी जो देश बन चुके हैं एक दूसरे के, उनको सीमित करने का काम करेगा। इसके अलावा चूँकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास या भाव में खड़े होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों में एक साथ लाने की है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ये भी दुनिया में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कार्यों को करने का काम भी जो है वो करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देश एक दूसरे के साथ अपने सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काम करें। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए इसे भी 2011 तक जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य थे उनकी सदस्यों की संख्या 193 थी। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। अब हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा। आम सभा में यहाँ हम इसे जो महासभा कहते हैं हिंदी में, और जनरल असेंबली इसे इंग्लिश में कहा जाता है, कि यहाँ हर एक कंट्री को एक वोट डालना जो है हासिल है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर हैं, यानी कि इसका सेकंड जो ऑर्गन है दैट इज़ अ सिक्योरिटी काउंसिल। फर्स्ट ऑर्गन की हमने एक बात की कि महासभा जिसे जनरल असेंबली बोलते हैं, सेकंड जो है इसके अंदर जो है वो सेकंड ऑर्गन जो इसका है दैट इज़ अ सिक्योरिटी काउंसिल। इस परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिनके नाम हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज़्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है, जिसे हम सेक्रेटरी बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। यानी कि आप कभी टीवी पर अगर यूएनओ के सेशन को देखें तो आपको दिखाई देंगे। वर्तमान में जो इसके सेक्रेटरी हैं वो है एंटोनियो गुतरेस। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें सेक्रेटरी हैं, जिसको हिंदी में महासचिव बोला जाता है। उन्होंने महासचिव का जो भार है वो 1 जनवरी 2017 से संभाला है।
1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 2050 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी ये रह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और चर्चा, शांति, वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में भी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायोग यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल कोष यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स और संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन जिसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को शामिल है। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार।